हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर एनालिसिस 2 वीडियोस पर बना चुका हूँ ऑलरेडी। आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स आज हम न्यू डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 2 वेक्टर को किस तरह से ऐड किया जाता है। तो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, लेट 2 वेक्टर बी, वी हैव 2 वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स, ये 2 गिवन वेक्टर्स हैं। इन 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है। एंगल बिटवीन द 2 गिवन वेक्टर्स इज थीटा। थीटा एंगल दोनों वेक्टर के बीच का गिवन है। इसको ऐड करना है। ऐड करने के 2 तरीकों पर मैं बात करूंगा। पहले बात करते हैं ट्रायंगल रूल के ऊपर। ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं वो मैं लिख देता हूँ। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन का पहला स्टेप है ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर। ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ कीजिए। अब क्वेश्चन ये है कौन सा फर्स्ट वेक्टर है, ए या बी। तो आंसर है कि किसी को भी आप फर्स्ट वेक्टर मान सकते हैं, किसी को भी आप सेकंड वेक्टर मान सकते हैं। ए को फर्स्ट मानेंगे तो बी सेकंड हो जाएगा, बी को फर्स्ट मानेंगे तो ए सेकंड हो जाएगा। सेकंड स्टेप, ड्रॉ सेकंड वेक्टर joining initial point of second vector to the final point of first vector। ठीक है, आपको सेकेंड वेक्टर ड्रॉ करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, सेकेंड वेक्टर को इस तरह ड्रॉ करना है कि सेकेंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट के साथ कनेक्ट हो। और थर्ड स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो ये है, ड्रॉ अ न्यू वेक्टर, ड्रॉ अ न्यू वेक्टर फ्रॉम initial point of first vector to the final point of second vector। सेकेंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से सेकेंड वेक्टर के फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करना है। ये इनिशियल पॉइंट होता है, ये फाइनल पॉइंट होता है। इनिशियल पॉइंट को टेल भी बोलते हैं, फाइनल पॉइंट को हेड भी बोला जाता है। दिस न्यू वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट और एडिशन वेक्टर। जो नया वेक्टर मिलेगा उसी को रिजल्टेंट या फिर एडिशन वेक्टर कहते हैं। कैसे ड्रॉ करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड, तो हम यहाँ पर ए को फर्स्ट मानते हैं, बी को सेकंड मानकर काम करेंगे। और यहाँ पर हम ए को सेकंड मानेंगे और बी को फर्स्ट वेक्टर मानकर चलेंगे। ठीक है, ये पहले से हमें मानना होता है, डिसाइड करना होता है, तो हमने ये डिसाइड कर लिया। अब पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर। तो ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, यहाँ पर ए फर्स्ट वेक्टर है तो फर्स्ट वेक्टर। देन ड्रॉ सेकंड वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर विद द फाइनल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सेकेंड वेक्टर यानी कि बी वेक्टर को आपको ड्रॉ करना है और इसके इनिशियल पॉइंट को कनेक्ट करना है ए के फाइनल पॉइंट से, इस तरह से।
ध्यान रखिएगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। आप एक वेक्टर को कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू। ठीक है, तो ये हमारे पास ए और बी वेक्टर मिल गए, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, चाहे इसको यहाँ रख कर देख लीजिए। अब लास्ट स्टेप क्या था, ड्रॉ अ न्यू वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द फाइनल पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर यानी ए के इनिशियल पॉइंट से सेकेंड वेक्टर यानी बी के फाइनल पॉइंट तक एक नया वेक्टर खींच देना है। एरो लगाना मत भूलिएगा। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर आर, यानी आर वेक्टर हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब अगर एक बी को फर्स्ट माना है, ए को सेकंड माना है, तो स्टेप्स यही रहेंगे, बस फर्स्ट सेकंड चेंज होगा। तो बी फर्स्ट है तो ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर बी को ड्रॉ कर दीजिए। अब ए सेकेंड है, ड्रॉ सेकेंड वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर विद द फाइनल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये ए ड्रॉ हो गया। ड्रॉ अ न्यू वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द फाइनल पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। ये हमारे पास एक नया वेक्टर मिल गया, इसको नाम दे देते हैं आर डैश। तो आर डैश की जो वैल्यू है यहाँ पर आर डैश वेक्टर आर डैश की, वो बी, क्योंकि बी को फर्स्ट माना है और ए सेकेंड है। अगर आप स्केल और प्रोटेक्टर की हेल्प से इसे ड्रॉ करेंगे दोनों कंडीशंस को, तो आपको क्या मिलेगा कि ए और बी यानी कि आर और आर डैश जो है वो इक्वल वेक्टर है। आर इज इक्वल टू आर डैश, ये इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर पर ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ए प्लस बी कीजिए चाहे बी प्लस ए कीजिए। जिस तरह से 2 + 3 की वैल्यू 5 होती है, 3 + 2 की वैल्यू 5 होती है, उसी तरह से ए प्लस बी वेक्टर कीजिए या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए कीजिए, रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस लॉ को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो याद रखेंगे कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। एडिशन ऑफ वेक्टर फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। इस बात को नोट करके मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि वेक्टर को ऐड करने पर उनके किसी भी तरीके से ऐड कर लीजिए, वेक्टर को ऐड करने पर उनके ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता। ये एडिशन ऑफ 2 वेक्टर का ट्रायंगल रूल है। अब आते हैं पैरेललोग्राम रूल पर। दूसरा तरीका जो है यहाँ पर हमारे पास वो पैरेललोग्राम रूल का है। एडिशन ऑफ वेक्टर का पैरेललोग्राम रूल। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर का पैरेललोग्राम रूल। पैरेललोग्राम रूल के स्टेप्स क्या हैं? तो पहला स्टेप है ड्रॉ बोथ द वेक्टर्स कोइनिशियली। ड्रॉ बोथ द वेक्टर्स कोइनिशियली। दोनों वेक्टर को कोइनिशियली ज्वाइन कर लीजिए, यानी दोनों वेक्टर के इनिशियल पॉइंट सेम कर लीजिए। ए और बी वही गिवन वेक्टर हैं जिनमें हमने ट्रायंगल रूल का इस्तेमाल किया। अब हम पैरेललोग्राम रूल को समझेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ बोथ द वेक्टर कोइनिशियली। सेकेंड स्टेप क्या है? कंसीडरिंग the two vectors as adjacent sides
sides of a parallelogram and complete the parallelogram. कंप्लीट द पैरेललोग्राम। सेकेंड स्टेप क्या है कि दोनों वेक्टर को एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स, समझते होंगे अगल बगल की साइड, एडजेसेंट साइड्स मानते हुए पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लीजिए। और तीसरा स्टेप है ड्रॉ अ न्यू वेक्टर along the diagonal and co-initial with the given vectors. पैरेललोग्राम रूल में भी 3 स्टेप्स हैं, ठीक है, फॉलो करते हैं। अब इसमें ए और बी को फर्स्ट और सेकंड मानने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 वेक्टर आपको दिए थे ए और बी, वही वेक्टर्स रहेंगे, इनको कोइनिशियली ड्रॉ करना है। पहला स्टेप क्या है, इन दोनों को कोइनिशियली ड्रॉ करिए, ठीक है। तो कोइनिशियली ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, ये हमने फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, ए वेक्टर ड्रॉ किया, नॉट फर्स्ट हेयर, यहाँ फर्स्ट सेकंड का कोई मतलब नहीं है। और फिर वेक्टर बी ड्रॉ कर लिया, ये वेक्टर बी हो गया। ये इनके बीच का एंगल थीटा हो गया। अब इन 2 वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट द पैरेललोग्राम कंसीडरिंग द 2 वेक्टर्स एट एडजेसेंट साइड्स। ये पैरेललोग्राम दूसरा स्टेप पूरा हो गया। थर्ड स्टेप में क्या है, ड्रॉ अ न्यू वेक्टर अलोंग द डायगोनल। अब 2 डायगोनल हैं, एक ये है, एक ये है। कौन सिलेक्ट करना है, एंड कोइनिशियल विद द प्रीवियस वेक्टर। जो न्यू वेक्टर ड्रॉ करोगे वो डायगोनल के अलोंग होना चाहिए एंड कोइनिशियल विद द प्रीवियस वेक्टर। प्रीवियस वेक्टर इनिशियल, न्यू वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होगा वो प्रीवियस वेक्टर के इनिशियल पॉइंट के साथ होगा। मीन्स ये वाला डायगोनल आपको ड्रॉ करना है। ये वेक्टर हो गया, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। आर वेक्टर ए के साथ एंगल फॉर्म करता है अल्फा, बी के साथ एंगल फॉर्म करता है बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर का पैरेललोग्राम रूल आ गया। ये ज्योमेट्री पूरी हो गई। अब इस पर एक फॉर्मूला भी तैयार कर सकते हैं, उस फॉर्मूले को हम यहाँ ड्राइव करेंगे। तो पी क्यू एस टी, ये पैरेललोग्राम रूल है। क्यू को आगे बढ़ाएंगे और एस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इसे एन मान लीजिए। तो ये एस क्यू एन एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। अब ये एंगल थीटा दिया गया है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, कोरेस्पॉन्डेंस एंगल। ये थीटा एंगल, ये कोरेस्पॉन्डेंस एंगल होते हैं, ठीक है। ये हमने कुछ एडिशनल काम किया इसमें ताकि हम वेक्टर को समझ सकें। अब कुछ पैरामीटर ध्यान रखने हैं आपको, मैं साइड में लिख देता हूँ। जैसे ए वेक्टर, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उसे हम ए मान लेते हैं। कुछ ना कुछ इसकी लेंथ होगी, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर या जो भी हो एक्स वाई जेड, ठीक है। कुछ ना कुछ उसके मैग्नीट्यूड को हमने ए मान लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर, यानी एरो की जो लेंथ होती है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ लेंथ क्या दिख रही है, पी क्यू। पी क्यू पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, यानी इसे आप एस टी या टी एस भी लिख सकते हैं। इसी तरह से बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप बी मान लीजिए, बी, और बी की लेंथ क्या है, पी टी। इसे आप एस क्यू या क्यू एस भी लिख सकते हैं।
इसी तरह से आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आर मान लीजिए और इसे क्या लिख सकते हैं, पी एस। ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन आ गई। अब इन ट्रायंगल एस क्यू एन में एस एन क्यू जो है वो 90 डिग्री का है। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज इसमें इस्तेमाल कर लीजिए। तो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि एस एन अपॉन एस क्यू। एस एन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन एस क्यू हमको क्या मालूम है, ये बी। तो यहाँ से एस एन की वैल्यू मिल जाएगी बी साइन थीटा। ये एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से हम कॉस थीटा का इस्तेमाल करेंगे। कॉस थीटा इसी ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यानी कि क्यू एन, हाइपोटेन्यूज यानी कि एस क्यू। क्यू एन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एस क्यू बी है। तो क्यू एन की वैल्यू यहाँ से क्यू एन या एन क्यू मिल जाएगी बी कॉस थीटा। ठीक है। अब इसी ट्रायंगल में हम एक प्रॉपर्टी और इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम या बधाइन थ्योरम। वो क्या हो जाएगी, एस क्यू स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम, एस एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। ये तीसरा इम्पोर्टेंट रिजल्ट। इन तीन रिजल्ट का इस्तेमाल हम आगे करेंगे अभी। ठीक है। अब देखिए, ये जो राइट एंगल कंप्लीट ट्रायंगल दिया गया है पी एस एन, ये पी एस एन, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पी एन एस राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। इन ट्रायंगल पी एस एन में एंगल पी एन एस, एंगल पी एन एस ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का हुआ है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए आप। ये देखिए, ट्रायंगल पी एस एन में एंगल पी एन एस 90 डिग्री का है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। पी एस हाइपोटेन्यूज है, पी एस स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर प्लस एन एस स्क्वायर, ये एस एन स्क्वायर। जैसे लिख सकते हैं पी एस स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, एस एन स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, पी एन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बार बार पेज चेंज करने में। कोई बात नहीं, सीखने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। तो पी एन को हम लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू एन, पी क्यू प्लस क्यू एन। तो लिख दीजिए, पी एन को हम लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू एन का होल स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। अब पी एस स्क्वायर, पी एन प्लस क्यू एन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, पी क्यू ए हो गया, बी स्क्वायर, फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं 2 पी क्यू इंटू क्यू एन प्लस एस एन स्क्वायर। अब पी एस स्क्वायर क्या है, देखिए सारे टेम्परेट मत दीजिए। पी एस स्क्वायर लिख
दिख रही थी। पी एस स्क्वायर क्या है आर, पी क्यू क्या है ए, पी टी या एस क्यू क्या है बी, ये सब टर्म। उससे पहले एक काम और कर सकते हैं, ये एक रिजल्ट देखिए यूज़ किया था हमने यहाँ पर, एस एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एस क्यू स्क्वायर। ये देखिए एस एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं एस क्यू स्क्वायर। पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर। इन दोनों को सम लिखा जा सकता है, बाकी एज इट इज़ रहने दीजिए। पी क्यू प्लस क्यू एन, पी क्यू प्लस क्यू एन। ये देखिए रिजल्ट फिर से देखिए, ये रिजल्ट हमने लिखा हुआ है। जब इसको ड्राइव करेंगे तो इस फॉर्मूले को आप एक बार फिर से और लिखिए ज़रूर। प्रैक्टिस हमेशा लिख लिख के की जाती है। इसको फिर से लिखिए, फिर समझिए, फिर प्रॉब्लम है कुछ पूछिए, ठीक है। ये चीज़ अगर सीखने का इरादा है तो आपको रिटर्न वर्क करना पड़ेगा। फिर से ड्रॉ करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। सिर्फ वीडियो देख करके नहीं सीख सकते अच्छे से। अच्छे सीखने के लिए आपको थोड़ा सा रिटर्न वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो पी एस की वैल्यू क्या है आर, तो आर स्क्वायर। पी क्यू है ए, तो ए स्क्वायर। एस क्यू है बी, तो बी स्क्वायर। टू पी क्यू ए है। क्यू एन क्या है देखिए फिर से आते हैं, एस क्यू बी है, सब देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, पी क्यू ए है, एस क्यू बी है, पी एस आर है, ठीक है। क्या टर्म आया हमारे पास, एक ये टर्म देखिए, ये आया है क्यू एन, क्यू एन। और क्यू एन क्या लिखा हुआ है, ये बी कॉस थीटा, ठीक है। तो क्यू एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आपके पास बी कॉस थीटा। इस तरह से आर जो है आपको मिल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी दो वेक्टर को जब आप ऐड करोगे, जब दो वेक्टर को आप ऐड करोगे तो केवल ए और बी से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके एंगल पर भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। उनके बीच का एंगल क्या है, इससे भी डिसाइड होता है कि रिजल्टेंट क्या हो सकता है, ठीक है। अब अल्फ़ा और बीटा देख लेते हैं, tan अल्फ़ा और tan बीटा। तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फ़ा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी SN अपॉन बेस PN, और PN को लिखेंगे PQ प्लस QN, तो SN अपॉन PN। तो tan अल्फ़ा ये हो जाएगा SN अपॉन PN। SN को SN रहने दें, PN को लिख सकते हैं PQ प्लस QN। तो tan अल्फ़ा SN की वैल्यू, PQ की वैल्यू A है, QN की वैल्यू B cos थीटा। फिर दिखा देता हूँ मैं, इसकी वजह चाहिए हमको SN की वैल्यू। देखिए SN लिखा है B sin थीटा, QN लिखा है B cos थीटा, और PQ लिखा है A। तीनों रिजल्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो SN B sin थीटा और QN B cos थीटा। इस तरह से आप वेक्टर R यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर R और A वेक्टर के बीच का एंगल डिसाइड कर सकते हैं। सिमिलरली tan बीटा, tan बीटा, आप ट्रिक ध्यान रखिएगा, एक बहुत अच्छी ट्रिक है इस फॉर्मूले को याद रखने की। ऊपर साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स, प्लस कॉस थीटा, इतना पहले लिख लीजिए। अब ये देखिए कि किस वेक्टर के साथ R का एंगल पता करना है। तो R का एंगल A वेक्टर के साथ अल्फा है, दिख रहा है, ये वेक्टर R है, इसका A वेक्टर के साथ एंगल अल्फा है और B वेक्टर के साथ एंगल बीटा है। तो जो एंगल पता, अगर अल्फा पता करना हो तो प्लस के पहले A लिख दीजिए, बीटा पता करना हो तो प्लस के पहले B लिख दीजिए। मतलब जिस वेक्टर के साथ एंगल बताना है वो प्लस से पहले लिख दीजिए।
बाकी दूसरा वाला वेक्टर साइन और कॉस के साथ में। फॉर्मूला बन गया। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। इस तरह से आप दो वेक्टर्स को ऐड करने का फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये वेक्टर का ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल और साथ में हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। एक एग्जाम्पल कर लें तो और समझ में आ जाए बात को। तो एग्जाम्पल एक करते हैं इसका। Two forces of 10 Newton and 20 Newton are acting on a particle at an angle 90 degree. Find out net force on the particle पर नेट फोर्स पता करना है क्या होगा। तो एक पार्टिकल पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है, इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं 10 न्यूटन और 20 न्यूटन के। डायरेक्शन नहीं बताई गई है तो अपनी मर्जी से लिख लीजिए 10 न्यूटन, और ये काम कर रहा है 20 न्यूटन। 10 न्यूटन एंड दो फोर्स काम कर रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पर। अब इस पार्टिकल पर नेट कितना फोर्स काम कर रहा है। तो दो वेक्टर आपको दे दिए गए ए और बी, जिनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं, नेट फोर्स एफ ए स्क्वायर यानी F1 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी F2 स्क्वायर, 2F1 F2 कॉस थीटा। F1 की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर 100, F2 की वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर 400, 2 इंटू 10 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 400, और cos 90 की वैल्यू 0 और 0 मिला के ये 0 हो जाएगा। तो F हो जाएगा अंडर रूट 100 प्लस 400, 100 प्लस 400 तो क्या हो गया अंडर रूट 500। इसे लिख सकते हैं 10 रूट 5 न्यूटन। सॉल्व करने पर 10 रूट 5 न्यूटन ये आंसर आ जाएगा नेट फोर्स। रूट 5 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, याद रखिए लगभग ये अप्रॉक्सीमेटली 2.3 होती है। 23 न्यूटन का फोर्स अप्रॉक्सीमेटली काम कर रहा है पार्टिकल के ऊपर। किस एंगल पर काम कर रहा है, तो tan अल्फ़ा, मान लीजिए अल्फ़ा। अब अल्फ़ा किसके साथ एंगल है, तो मान लीजिए अल्फ़ा एंगल जो है वो 10 न्यूटन के साथ में है। तो 10 को पहले लिखिए प्लस के, और 20 को साइन और कॉस के लिए साथ लिख दीजिए। याद आई ट्रिक क्या बताई थी, अभी बताइए आपको हमने। ये प्लस के पहले वो वेक्टर जिसके साथ एंगल बताना है। अब अगर आप एंगल बताना चाहते हो इस 10 के साथ में, तो 10 प्लस से पहले लिख दीजिए, 20 के साथ में 20 पहले लिख दीजिए। तो 10 न्यूटन के साथ एंगल साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई 0, साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1, साइन 90 होता है 1 और कॉस 90 होता है 0। तो ये यहाँ पे 20 भी रह जाएगा, तो ये 20/10 यानी कि 2 आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू लिख सकते हैं tan इनवर्स 2। और अगर बीटा चाहिए, बीटा यानी कि 20 के साथ एंगल चाहिए, तो 20 प्लस के पहले 10 cos 90, और यहाँ पर 10 sin 90। sin 90 की वैल्यू 1 तो 10, और ये 20 cos 90 0, तो ये आ जाएगा 1/2 यानी बीटा हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हमें पैरेललोग्राम रूल का फॉर्मूला या ट्रायंगल रूल या पैरेललोग्राम रूल या कोई फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बातें फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, यानी एक ही डायरेक्शन में है। थीटा की वैल्यू 0, कॉस 0 होता है 1,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लगा है तो रूट कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, देखिए जरा सा 3 पॉसिबिलिटी बात कर लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पैरेलल वेक्टर, तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं, घर में प्रैक्टिस करके देखिएगा आप। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 रखिए, कॉस 0 हुआ, कॉस 0 की वैल्यू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। और इफ़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर एक दूसरे की अपोजिट हो जाए, तो कॉस 180 क्या लिखोगे, कॉस 180 होता है -1, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, तब लिखा जाएगा आर इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी, ये डिफरेंस का साइन होता है। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं लगा रहे हैं, माइनस इसका मतलब होता है जो ग्रेटर हो उसे पहले लिखिए। तो कभी कभी क्या होगा, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी होगा, कभी कभी आर इज इक्वल टू बी माइनस ए होगा, तो जैसी सिचुएशन हो वैसा लिख लीजिए। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब आर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस 90 जीरो, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, अगर 0 है तो साइन 0 0, कॉस 0 1, यहाँ पूरा 0 आ गया, न्यूमिनेटर 0 है तो पूरा टर्म 0, यानी अल्फ़ा क्या हो जाएगा 0, बीटा भी 0, सेम कंडीशन। तो इस केस में जो एंगल्स मिलेंगे उसमें अल्फ़ा भी 0 डिग्री होगा और बीटा भी 0 डिग्री होगा। इसमें अल्फ़ा 0 डिग्री हो सकता है या फिर 180 डिग्री हो सकता है, बीटा 180 डिग्री हो सकता है या फिर 0 डिग्री हो सकता है, डिपेंड करेगा विच वन इज़ ग्रेटर। तो जब अल्फ़ा, ये ध्यान रखिए, जब अल्फ़ा 0 होगा तब बीटा 180 होगा, और जब अल्फ़ा 180 होगा तब बीटा 0 होगा। ये सब फॉर्मूले में रखकर आप जब सॉल्व करेंगे, ज्योमेट्री बनाएंगे, समझ में अपने आप आएगा। तो ग्रेटर देखना है, अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो ये सिचुएशन फॉलो होगी, और ए इज़ लेस देन बी है तब ये सिचुएशन फॉलो होगी। तो ये सिचुएशन फॉलो होती है ए इज़ ग्रेटर देन बी, और ये सिचुएशन फॉलो होती है बी इज़ ग्रेटर देन ए। ये दो रिज़ल्ट। और यहाँ पर एंगल जो लिखा जाएगा वो tan अल्फ़ा, अल्फ़ा जिसके साथ एंगल होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, tan बीटा ए अपॉन बी। ठीक है, अल्फ़ा ए के साथ एंगल है तो ए कहाँ आ गया, न्यूमिनेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, और बीटा बी के साथ एंगल है तो बी कहाँ हो जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो जिसके साथ एंगल पता करना होता है वो डिनोमिनेटर। बहुत सिंपल सी ज्योमेट्री है, आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा, ये काम मैं आप पे सौंप रहा हूँ। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है, कोई कन्फ्यूज़न होता है तो बताइएगा, मैं इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, और इसको ब्रॉडली समझाएंगे। आज सिर्फ मैंने आपको ये आपके लिए एक काम दिया है, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको आपके लिए सौंप रहा हूँ। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम आपको इसको एक वीडियो बनाकर पूरा डिस्कस कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर देंगे ये कैसे हो रहा है। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं रोकेंगे। स्क्रीनशॉट लेना होगा आप लोग, ले लीजिए। ठीक है, ये
थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ना समझ में आए तो मुझे फिर बताइएगा, नहीं तो मैं खुद ही डिस्कस कर दूँगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आज इसको यहीं रखते हैं। थैंक्स।